बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था 13 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से, सरगोदा बोर्ड की बुक से, और हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के हर एक पॉइंट को कवर किया। यानी पहले हमने इसके बेसिक सिम टाइप्स देखी, इसके सर्विसेज देखे, फिर एनिमल्स और डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स में बात हुई, ह्यूमंस में बात हुई, और फिर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ा। अब हमने इसका जो लास्ट टॉपिक है वो कवर करना है डिसऑर्डर्स का, और साथ में हमने हीमोग्लोबिन की भी डिस्कशन करनी है। यानी इस लेक्चर में बेसिकली हमने ये पढ़ना है कि अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम काम इसे ना करे तो कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और उन डिसऑर्डर की रीज़न क्या है। ठीक है, और फिर हमने ये बात करनी है कि मसल में किस तरह से रेस्पिरेशन होती है, यानी किस तरह से जो है हम कहते हैं कि जो है मायोग्लोबिन जो है वो वर्किंग कर रही होती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इसमें हम सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि कैंसर क्या चीज़ होती है। हम कहते हैं कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, हम बहुत सारे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हो सकती हैं अगर इनर लाइनिंग जो है ना कॉन्स्टेंटली जो है वो डैमेज होती रहे पोल्यूटेंट की वजह से। यानी सादा से अल्फाज में कि अगर आप बार बार अनहेल्दी एयर को इनहेल कर रहे हैं, पोल्यूटेंट एयर को इनहेल कर रहे हैं या स्मोक को इनहेल कर रहे हैं, तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक डैमेज हो जाएगा और आपको किसी भी किस्म का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, स्पेशली आपको कैंसर यानी लंग्स कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो लंग्स कैंसर इसमें सबसे एक वाज़ह बात है, वाज़ह एक डिज़ीज़ है। इसको हम कार्सिनोमा भी कहते हैं। ये एक मेलिग्नेंट ट्यूमर भी होता है और पोटेंशली ये अनलिमिटेड ग्रोथ करता है, और ये किसी भी हम कहते हैं कि अगर लोकल एरिया में है तो वहाँ से कहीं और भी जा सकता है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम बात करते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर की, तो ट्यूमर जो है ना दो तरह के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं बेनाइन का। अब बेनाइन वो ट्यूमर होता है जो लोकलाइज्ड होता है, यानी छोटा सा होता है, एक ही जगह पे पूरी ज़िंदगी पड़ा रहता है और कोई नुकसान नहीं देता। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ से मूव करके कहीं और चला जाए और वहाँ पे बहुत सारा जो है नंबर अपना इंक्रीज़ करे, फैलना शुरू हो जाए, तो फिर हम इसको नाम देते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर का, और इस स्टेज को हम नाम क्या देते हैं, मेटास्टेसिस का। ठीक है, सो हम ये कहते हैं कि कैंसर जो है ओक्लूड करता है। ओक्लूड का मतलब है कि जगह फिल कर देता है, या हम कहते हैं कि एक तरह की क्लॉटिंग कर देता है। ओक्लूड का मतलब है क्लॉट बनाना, कि रेस्पिरेटरी पैसेज को ओक्लूड कर देगा, यानी रेस्पिरेटरी पैसेज का रास्ता रोक देगा और लंग्स के अंदर जो है ना वो ट्यूमर बनाना शुरू कर देगा। स्पेशली ये चीज़ बहुत कॉमन है स्मोकिंग पर्सन के अंदर, के जो बहुत ज़्यादा स्मोक करते रहते हैं तो उनमें लंग्स कैंसर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, और एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि नहीं स्मोक करते, या फिर ये लोग ज़्यादातर कंजेस्टेड एरियाज़ में रहते हैं, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इनमें तभी भी ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। 90% जो लंग्स कैंसर होता है वो स्मोकिंग की वजह से ही होता है, और रिसेंट स्टडीज़ ने यह भी बताया है कि ज़्यादातर जो 10 डिफरेंट टाइप के तार कंपाउंड्स होते हैं जो टोबैको स्मोक के अंदर होते हैं, यानी सिगरेट बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि हार्मफुल होती है, जो कि लंग्स कैंसर के चांस बढ़ा सकती है। अब आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि हम इस लंग्स के डिसऑर्डर को, लंग्स कैंसर को हम कैंसर क्यों कह रहे हैं। देखें, लंग्स कैंसर में हमने पहली बात ये की है कि अगर आपकी इनर लाइनिंग जो है लंग्स की वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे जो है क्या होता है कि नंबर ऑफ़ सेल जो है ना बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाएगी, नंबर ऑफ़ सेल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और उनकी ज़रूरत भी नहीं है, जिस वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो सकता है या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो सकता है। उसी चीज़ को हम कैंसर कह रहे हैं, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि लंग्स कैंसर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा होने वाला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, यानी 90% जो है इसका रेशो है। फिर ट्यूबरक्लोसिस या इन शॉर्ट टीबी के ऊपर आ जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इसका नाम है। अब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है, यानी लंग्स के अंदर ट्यूबरक्लोसिस तब होती है जब लंग्स अंदर से बिल्कुल डैमेज हो जाएं और आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और कफ हो, यानी आपको अगर बुखार हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ जाए, और आपकी खांसी की वजह से यानी आपके कफ़ करने की वजह से मल्टीपल टाइम्स लंग्स पर जब प्रेशर पड़ता है तो वो क्योंकि बहुत ही डेलिकेट होता है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, ये पुअर पीपल में, गरीब लोगों में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन यानी पुअर न्यूट्रिशन मिलता है और पुअर हाइजीनिक कंडीशंस होती हैं। वहाँ पे ये बैक्टीरिया भी बड़ी आराम से ग्रो कर जाता है, तो उन लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाती है। उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको इतनी सीरियस इन्फेक्शन है इस बैक्टीरिया की वजह से। सो ये डिज़ीज़ क्यूरेबल होता है, इसमें प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस दी जाती है, और अगर ना हो तो फिर ये कॉन्टेजियस है, यानी डेथ भी हो सकती है। नॉर्मली इसके लिए मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, सिरप्स और टैबलेट्स और कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं, और ये ठीक हो जाता है। इसका 4 से 6 महीने का एक कोर्स होता है और वो बंदा ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ज़ाहिर सी बात है कि वो ट्रीटमेंट ले ही ना, इलाज कराए ना, सो डेफ़िनेटली उसकी डेथ के चांसेस भी ज़्यादा हैं।
अस्थमा की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है जो पैरोक्सिम्स और डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग। पैरोक्सिम कहते हैं कि वक्तन फ़वक्तन यानी अचानक से ही आपको एक झटका लगता है और आपको सांस का मसला होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा भागते हैं, यानी अस्थमा का पेशेंट हो जिसको पहले ही सांस लेने का मसला है, अगर वो तेज़ चलना शुरू कर दे, वो भागना शुरू कर दे, या उसको वैसे कोई स्ट्रेस की सिचुएशन हो, तो फिर इन लोगों को सांस लेने में मसला होता है। तो वक्तन फ़वक्तन ये मसला होता रहता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं पैरोक्सिम, यानी जो वक्तन फ़वक्तन होता रहता है। सो ये क्या होता है कि पीरियड ऑफ रिलीफ ये देखेंगे, यानी दरमियान में क्या इनको बिल्कुल आराम हो जाता है, ये नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन सम टाइम ये अटैक दोबारा भी हो सकता है और कभी कभी ये खास इंटरवल पे होता है। बेसिकली ये क्यों होता है, ये ना एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से होता है। अगर उस बंदे को एलर्जी है पोलन से, स्पोर से, कोल्ड से, ह्यूमिडिटी से, प्लूटेंट से, डस्ट से, ठीक है, तो फिर एस्थमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी एस्थमा वाला पर्सन जो है ना, इसको बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, जैसे पोलन, स्पोर, ह्यूमिडिटी और कोल्ड और पोल्यूशन वगैरह जो होते हैं ना, यहाँ से इसको एलर्जी हो सकती है। तो फिर इसकी ब्रोंकाई ट्यूब ख़राब हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, इन्फ्लेमेटेड रिस्पॉन्स वहाँ पे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज़ होता है और ये सारे ब्रोंक्यूल को कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, हवा वहाँ से गुजर नहीं सकती। तो इस वजह से इन लोगों को क्या होता है कि ये अस्थमा की सिचुएशन हो जाती है और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अस्थमा क्या था कि ये लोग जो होते हैं ना, इनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता है और इनको ये डिज़ीज़ एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से होता है कि पोलन, स्पोर, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, पोल्यूटेंट की वजह से। और बेसिकली इनके अंदर क्या होता है कि हिस्टामिन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और हिस्टामिन की वजह से इनके ब्रोंक्यूल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। जब ब्रोंक्यूल सिकुड़ जाएगा, हवा गुजर नहीं सकेगी, तो ज़ाहिर इनको सांस लेने में मसला होता है और वक्तन फ़वक्तन जिसको हम नाम देते हैं अस्थमा का। फिर हम आ जाते हैं एम्फीज़ीमा के ऊपर कि एम्फीज़ीमा होता है बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ एल्वियोलाई, कि एल्वियोलाई अगर ब्रेक कर जाती हैं तो उसको हम नाम क्या देते हैं कि ये एम्फीज़ीमा हो गया। अब ये एक ऐसा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो ज़्यादातर स्मोकर्स के अंदर बहुत कॉमन है। ज़ाहिर सी बात है, लंग्स तो डैमेज ही हो जाते हैं उनके, तो उनमें एम्फीज़ीमा का जो चांस है वो ज़्यादा होता है। तो ये जो सब्सटेंसेस होती हैं, ये स्मोक के केस में हम ये कहते हैं कि जो टोबैको होता है ना, वो इस सारी की सारी चीज़ को एल्वियोलाई को डैमेज कर देता है, इसको वीक कर देता है। तो ये इरिटेंट सब्सटेंसेस होती हैं जिसको जनरली हम स्मोकर्स कफ कहते हैं। अब स्मोकर्स कफ क्या होता है कि उसको इतनी खांसी आती है, इतनी खांसी आती है कि सम टाइम उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू होती है, खून होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उसकी एल्वियोलाई डैमेज हो जाती है, वो सही तरह से सांस नहीं ले सकता, सम टाइम सांस लेते हुए भी उसको खांसी आना शुरू हो जाती है। तो ये इससे क्या होता है कि लंग्स की जो रेस्पिरेशन की एबिलिटी है या एयर अब्जॉर्प्शन की एबिलिटी है, ये कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए हम ये कहते हैं कि नॉट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये जब प्रॉपर सांस ही नहीं ले पा रहा, तो ज़ाहिर है ऑक्सीजनेशन तो ब्लड की नहीं होगी ना। तो इस वजह से इनको ब्रीथलेस हो जाते हैं ये लोग, और ये लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी इनको ब्रीदिंग में और वैसे सांस लेने के अंदर बड़े मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। एम्फीज़ीमा जो होता है ना, ये प्रोड्यूस करता है इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस, यानी एम्फीज़ीमा की वजह से जो एयरवेज़ के अंदर रेजिस्टेंस है, जो ब्रोंकियोल में ऑब्स्ट्रक्शन आना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और एल्वियोलर सैक जो है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, या वो कोलैप्स कर जाते हैं, या उनकी एक्सपायरेशन जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक या डिफ़िकल्ट हो जाती है। देखें, सीधी सी बात है कि एक पर्सन है जिसके अंदर स्मोकिंग की वजह से उसके लंग्स इतने डैमेज हो चुके होते हैं कि उसका लंग्स का स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, उसकी ब्रोंकियोल डैमेज हो चुकी होती है और सिकुड़ चुकी होती है एल्वियोलाई। तो अंदर सरफेस एरिया भी कम है, अंदर टेंशन, ऑक्सीजन टेंशन भी कम होती है, तो ज़ाहिर है गैसेस एक्सचेंज में मसला होता है और लंग्स एक्सपायर भी कर सकते हैं या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो ये डैमेज जो होती है, इन्फ्लेमेशन, यानी अंदर जो है सूजन हो सकती है, ये इस किस्म की चीज़ जो है ना, ये हो सकती है। अगर हम पेशेंट की बात करते हैं कि कैसा पेशेंट जिसको एम्फीज़ीमा है और उसकी जो एल्वियोलर वॉल्स होते हैं वो बहुत जल्दी, जो हम कहते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं, तो स्मॉल एल्वियोलाई होती हैं, अब ये मिलकर लार्ज एल्वियोलाई बनाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन, नॉर्मल पर्सन, हेल्दी पर्सन में लार्ज एल्वियोलाई भी है, स्मॉल एल्वियोलाई भी है, तो उसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है, वो आसानी से गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। एम्फीज़ीमा के केस में जब लार्ज एल्वियोलाई डैमेज हो जाती है, तो ज़ाहिर है वो जगह तो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो स्मॉल वाली मिलकर लार्ज बना तो लेती हैं, वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, लेकिन फिर सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो ज़ाहिर है प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज हो नहीं पाती, जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है जी। फिर हम आते हैं रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के ऊपर। रेस्पिरेटरी गैसेस या हम कहते हैं पिगमेंट जो हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम ये चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसने ऑक्सीजन को पिकअप करना है और उसको जो है ड्रॉप कर देना है टिश्यू की तरफ, यानी ट्रांसपोर्ट करवानी है ऑक्सीजन की, तभी हमने उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा है। जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जो ब्लड के अंदर मौजूद होती है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। लाइक हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का रेशो जो है 75% बढ़ा देती है
और इसकी बेसिकली इसमें आयरन है, केमिकल कंपोजिशन ऐसी है कि ये आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकती है। अब हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है एक्सेप्ट मसल, ठीक है, मसल्स के अलावा, क्योंकि मसल्स में एक और प्रोटीन है जिसको हम मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की तरह ही होती है। तो मायोग्लोबिन जो है ना ये भी आयरन कंटेनिंग होती है, लेकिन ये मसल फाइबर्स में मसल में मौजूद है, तो आप इसको मसल हीमोग्लोबिन कह सकते हैं। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन के लिए फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ मसल सेल। यानी ये है कि लंग्स से जो है ना हीमोग्लोबिन लेके गई है मसल तक एयर। अब वहाँ पे लेट्स से कि ये मायोग्लोबिन का मॉलिक्यूल था, तो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन दे दी मायोग्लोबिन को, तो मायोग्लोबिन ये ऑक्सीजन जो है उस मसल की सारी फाइबर्स को ट्रांसपोर्ट कर देती है, ठीक है, कि लंग्स से वो एयर कहाँ पे चली गई है, मायोग्लोबिन की तरफ, और मायोग्लोबिन ने उसको कहाँ दे दिया है, यहाँ पे मसल के अंदर, तो इसलिए आप इसको मसल हीमोग्लोबिन कहते हैं। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि मायोग्लोबिन जो होता है इसमें सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक ही आयरन मॉलिक्यूल होता है, तो वो एक ही ऑक्सीजन के साथ जो है वो बाइंड कर सकता है, और इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। सो ये 3-4 डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस कि मायोग्लोबिन एक ऐसी टाइप होती है रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जो सिर्फ मसल फाइबर्स में होती है। नंबर 2, ये मसल फाइबर्स को क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, तो आप इसको जो है मसल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। नंबर 3, ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी है, इसमें एक ही आयरन रिंग होता है, और ये एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकती है, ठीक है। और फिर नंबर 4 हम कहते हैं कि मायोग्लोबिन के पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड और वर्किंग करने की एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। सो ये चीज़ हमारे पास आती है, 4 पॉइंट हैं इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और ये आपसे डिफरेंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो डाइविंग रिफ्लेक्स की तरफ आ जाते हैं। अब हम क्योंकि सारी बात ही यही वॉल्यूम और प्रेशर और इन चीज़ों की कर रहे थे, तो डाइविंग रिफ्लेक्स क्या मतलब है कि कुछ एक्वेटिक मैमल्स होते हैं जैसे कि सिटेशिया। सिटेशिया ऐसा ऑर्डर है मैमल्स का जिसमें वेल आती है, ठीक है, जैसे वेल हो गई, जैसे डॉल्फिन हो गई, तो ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको हम स्टेशियन कहते हैं। डाइवर्स हैं, आपको अच्छे से पता है कि जो वेल होती है, डॉल्फिन होती है, ये बिल्कुल डीप सी के अंदर रहती हैं, बिल्कुल ओशन के अंदर तक रहती हैं, ठीक है। तो सिटेशियन जो है ना डेप्थ के अंदर रहते हैं, और ये तकरीबन 2 घंटे तक सांस लेने के लिए ऊपर नहीं आते, ये अंदर ही रहते हैं। 2 घंटे तक अंदर रहेंगे, फिर जैसे ही टाइम ख़त्म होने लगेगा फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर सांस लेके फिर 2 घंटे अंदर चलेगा, तो डीप सी डाइवर हम इनको कहते हैं। सो जितने भी ये हम कहते हैं कि ये डाइविंग मैमल्स होती हैं, ये 2 दफ़ा ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, इनके जो मसल फाइबर्स होते हैं ना, इनमें 2x ब्लड होता है एज़ कम्पेयर टू बॉडी। यानी हमारे मसल में लेट्स से कि ब्लड है ना, तो उसको हम 1x कह रहे हैं, तो इनमें हम हमारे कंपैरिजन में दुगना ब्लड होता है इनके मसल्स में, ताकि जो है ना ये डाइविंग कर सकें। क्योंकि ख़ुद देखें आप कि एक नॉन डाइवर है ना, उसके मसल को इतने ब्लड की और इतनी वर्किंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको तो ऑक्सीजन आसानी से अवेलेबल होती है जैसे कि हमें, ठीक है। लेकिन अगर हम इन डाइवर्स की बात करते हैं ना, तो इनमें हम ये कहते हैं क्योंकि इसने डाइविंग करनी है, इसने डीप सी में जाना है, इसने डेप्थ के अंदर जाना है, तो इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि इन ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जो मसल हैं उनमें ब्लड की और जो मायोग्लोबिन की क्वांटिटी है वो डबल होती है एज़ कम्पेयर टू अस, ठीक है जी, ताकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ये अपने साथ रख सकें। तो जब ये मैमल डाइव करता है टू द लिमिट ऑफ रिफ्लेक्स, तो ब्रीथिंग जो है ना स्टॉप हो जाती है, सो रेट ऑफ हार्ट बीट भी स्लो कर जाती है, नॉर्मल हार्ट रेट के रेट में स्लो हो जाता है, ऑक्सीजन की कंजप्शन जो एनर्जी जो है ना ये भी कम हो जाती है, ताकि 2 घंटे वो इस एयर के साथ गुजारा कर सके, और ब्लड को बार बार रीडायरेक्ट किया जाता है हार्ट और ब्रेन की तरफ, वाइटल बॉडी या ऑर्गन्स की तरफ। और ये लेस्ट एनॉक्सिया, एनॉक्सिया क्या होती है, लो ऑक्सीजन सप्लाई को हम एनॉक्सिया कहते हैं, कि इस लो ऑक्सीजन के अंदर वो आसानी से सर्वाइव कर सकता है। स्केलेटल मसल, डाइजेस्टिव ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन को बहुत कम ब्लड मिलता है ताकि वो आसानी से बस सर्वाइव कर सकें, और वो आसानी से जो है ना मसल को एरोबिक की बजाय मसल भी एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ वर्किंग करते हैं। सो ये बेसिकली आपको ये बताया गया है कि जब एक ऑर्गेनिज्म डाइविंग करता है तो उसमें कौन सी रिफ्लेक्स होती है, यानी कौन कौन सी उसके साथ एक्टिविटी होती हैं। एक तो उसमें मायोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा है, उसके ब्लड के अंदर जो है ना 2x है मसल के अंदर, यानी 2 डबल पावर है, ब्लड के अंदर डबल क्वांटिटी है, ठीक है। और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि ब्लड उस टाइम क्या होगा कि जब वो नीचे है तो वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा, ज़ाहिर है, तो उससे क्या होगा कि सारा जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ब्रेन और हार्ट की तरफ ज़्यादा ब्लड जाएगा, बाकी बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ब्लड कम जाएगा, और रेस्पिरेशन भी एरोबिक की बजाय एनारोबिक होना शुरू हो जाएगी। सो ये हमारे पास एक डाइविंग रिफ्लेक्स है,
इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा इस टॉपिक का भी और चैप्टर का भी, जिसको हम लंग्स की कैपेसिटी कहते हैं। लंग्स की कैपेसिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ लंग्स टू स्टोर एंड एक्सचेंज द एयर, उसको हम कहते हैं लंग्स की कैपेसिटी। यानी लंग्स में कितनी पावर है, वो कितनी एयर को स्टोर और एक्सचेंज कर सकते हैं, ये लंग्स कैपेसिटी होती है। सो अगर हमारे जो फुली इन्फ्लेटेड यानी फुली ओपन जो लंग्स होती हैं, उनमें तकरीबन 5 लीटर तक एयर आ सकती है। जब हम रेस्ट पर होते हैं, ब्रीदिंग रेट भी कम होता है, तो इससे क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमने अंदर लिया है, जो हम बार बार एक्सपेल कर रहे होते हैं, वो 3.5 है। यानी 5 लीटर एयर मौजूद है, जिसमें से 3.5 लीटर हम एक्सचेंज करते रहते हैं, चाहे हम एक्सरसाइज करें चाहे हम सोए पड़े हों, वो 3.5 ही एक्सचेंज होती है। लेकिन 1.5 जो है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर हमेशा रह जाती है। अब ये 1.5 जो हमारी बॉडी के अंदर रह जाती है, इसको हम डेड एयर कहते हैं। ये एक्सपेल नहीं होती। ये क्यों एक्सपेल नहीं होती? ताकि लंग्स इसी तरह ओपन रहें और लंग्स अपनी वर्किंग करते रहें। ये इस वजह से जो है ना 1.5 रह जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिल्कुल इमेजिनरी सिचुएशन है कि मिसाल के तौर पे अगर ये 1.5 भी एक्सचेंज हो जाती, तो अगर हम एक दफ़ा एयर एक्सपेल कर जाते, तो दोबारा दूसरी दफ़ा हम कभी भी रेस्पायर नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंदर लंग्स बंद हो जाते, अंदर लंग्स कोलैप्स कर जाते। तो इसलिए नेचर ने, कुदरत ने इंसानों के अंदर ये चीज़ रखी है कि 5 लीटर अगर वो एयर को ले रहा है, तो 3 लीटर 3.5 लीटर तो वो एक्सचेंज करता रहेगा, लेकिन 1.5 फिर भी लंग्स के अंदर रहेगी, ताकि लंग्स कोलैप्स ना करें, वो ओपन ही रहें और आसानी से गैसेस एक्सचेंज करते रहें। और यही रीज़न है कि हमारे अंदर जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 15 to 20 टाइम्स पर मिनट है, और एक्सरसाइज में ये चीज़ बढ़ के 30 टाइम्स पर मिनट हो जाती है। और इसी दौरान जितनी ज़्यादा डीप ब्रीथ आप लेते हैं, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाती है, उतनी ही ज़्यादा हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से एक्सहेल होती है। ठीक है जी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, इसलिए कहते हैं कि सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें और डीप ब्रीदिंग करें, यानी लंबी सांस लें, ताकि आपकी जो है इन्हेलेशन अच्छी हो सके, आपके अंदर अच्छा मतलब आप फ्रेश हो जाते हैं, उससे आपके लंग्स बड़े अच्छा काम करते हैं और आपका दिन काफ़ी अच्छा गुजरता है, एक्टिव गुजरता है, क्योंकि आप रेस्पायर आसानी से कर रहे होते हैं और आपको काफ़ी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हमारे पास रेशोज़ हैं कि आपने 21% इनहेल की, लेकिन एक्सहेल कितनी की है? 16%। और बाकी 5% कितनी रह गई है? लंग्स के अंदर ही रह गई, ताकि वो दोबारा से वर्किंग कर सकें। और कार्बन डाइऑक्साइड आपने 0.04% ली, और एक्सहेल कितनी करें? 4%, यानी ज़्यादा क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड की आप इनहेल करें। और ये दोनों चीज़ें वेरिएबल रहती हैं, और ये तो बिल्कुल आप मतलब जैसे इनहेल करते हैं वैसे एक्सहेल कर रहे हैं, क्योंकि हम नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास रिसेप्टर नहीं है उसको यूज़ करने की। सो दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्या आ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आता है, वो ये आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज़ ट्यूबरक्लोसिस, गिव द रीज़न ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोस। ठीक है, कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का रीज़न बताएं। व्हाट इज़ ट्यूबरक्लोसिस, गिव द रीज़न ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है, नेम द एजेंट दैट कॉज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, हाउ इट अफेक्ट लंग्स। ठीक है, फिर आपसे ये पूछा जा सकता है, गिव द सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस ऑफ एस्थमा, या डिस्क्राइब एस्थमा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या आपसे ये चीज़ पूछा जा सकती है, व्हाट इज़ स्मोकर्स कफ, हाउ इट अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। व्हाट इज़ स्मोकर्स कफ, हाउ इट अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। और यहाँ से आपको ये क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। तो 4 पॉइंट मैंने आपको मायोग्लोबिन के बताए हैं, इसी चीज़ का डिफरेंस है हीमोग्लोबिन के साथ, तो आपने ये चीज़ लिख लेनी है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ डाइविंग रिफ्लेक्स, हाउ डाइविंग मैमल्स मेंटेन ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ से तो बस एमसीक्यूज़ पे आप कर लें फोकस, उसमें इतना खास कोई क्वेश्चन नहीं आता। सो आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।